नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 30 मार्च 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल एंड आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल रहेगा वो यहाँ पर हम देखेंगे टू लूज टू वेग। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि जो अभी होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें कितनी चीज़ें जो हैं वो अभी भी अनक्लियर हैं और कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि बहुत ही वीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे इस आर्टिकल को। एक आर्टिकल हम देखेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस को लेकर के, ठीक है, नॉट फार एनफ। और एक देखेंगे कि यूक्रेन से नेटो को क्या सीखना चाहिए। और फिर लास्ट में जो इंटरनेट है इसमें हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो वो आत्मनिर्भरता कैसी होनी चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, इनको हम एक एक करके देखते हैं। टू लूज टू वीग। देखो, इस आर्टिकल को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर्ड है जो कि कल का शाम का वीडियो जो हमने डिस्कस किया था जिसमें एक्सप्लेन पेज पे इस बिल से संबंधित पूरी डिटेल थी, तो वो आप ज़रूर देख लेना जिससे कि इस बिल से संबंधित जो भी डाउट्स हो वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, देखो, बिल का नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्टर स्टेट ऑफ होम मिनिस्ट्री, राइट। तो उन्होंने इस लेजिस्लेशन में ये था कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, जैसे पुलिस है या कोई भी इन्वेस्टिगेट करने वाली एजेंसी है, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए अलाउ करना जिससे कि वो क्राइम्स को ईजीली सॉल्व कर सकें। ये इंट्रोड्यूस हुआ ये बिल लोकसभा में। अब देखो, बात ऐसी है, इस बिल में ये बातें कही हैं कि एक इंडिविजुअल जिसको अगर सस्पेक्ट भी किया जा रहा है, जिस पर डाउट भी किया जा रहा है या जिसको पकड़ लिया गया है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स के जो सेंसिटिव पर्सनल है, बायोलॉजिकल डेटा है, पर्सनल डेटा एंड बायोलॉजिकल डेटा है, वो कलेक्ट किया जाना पॉसिबल हो पाएगा अगर ये बिल एक्ट बन जाता है पुलिस के द्वारा या फिर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनके द्वारा। और साथ में एक बार अगर किसी का डेटा अगर ले लिया गया है, ठीक है, तो वो कम से कम पुलिस के पास में 75 सालों तक रहने वाला है एक बार कलेक्ट होने के बाद में। इसमें डेटा कलेक्ट करने की शुरुआत एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल भी कर सकता है, तो एक टॉप लेवल का पुलिस ऑफिशियल है वो भी कर सकता है। इसका मतलब हो गया कि शुरुआती स्टेजेस पर ही जब कोई केस शुरू होगा उसी टाइम पर एक इंडिविजुअल का डेटा है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो सवाल ये है कि एक इंडिविजुअल का जो पर्सनल स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर बात क्या हो रही है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड बायोलॉजिकल डेटा, जो कि एक इंडिविजुअल की खुद की एक प्रिवेसी को मेंटेन करने का पॉइंट आ जाता है। तो उसमें आप स्टेट, दैट मीन्स गवर्नमेंट की जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की ड्यूटी है, उसमें इन चीज़ों को यूज़ करना वो एक पर्सनल की या एक इंडिविजुअल की जो प्रिवेसी है उसका वायलेशन हो सकता है। तो ऐसे में एक तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जिसमें क्या लिखा हुआ है कि एक इंडिविजुअल के खिलाफ में ही उसी से आप गवाही नहीं ले सकते जब तक कि उसका जो क्राइम है वो साबित ना हो जाए। इसका मतलब हो गया कि जैसे कोई भी ब्लड सैंपल लेना हो, डीएनए सैंपल लेना हो, तो बोले एक बार आप उसकी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाओ, डाउट्स अगर बढ़े तो फिर आप आगे ये डेटा कलेक्ट कर सकते हो। इसको बोलते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 20 जो है यहाँ पर फंडामेंटल राइट है एक इंडिविजुअल का, उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। सेकंड चीज़ कि आप किसी की अगर पर्सनल डेटा है, बायोलॉजिकल डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, तो राइट टू प्रिवेसी जो कि आर्टिकल 21 का ही पार्ट है, राइट टू लाइफ का ही, वो वायलेट नहीं होना चाहिए। देखो, ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है ना जिसमें आइडेंटिफिकेशन से संबंधित तो ये प्रोविज़न किए जा रहे हैं, ये 1920 का एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट है, उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं, एक्सपेंड हो रही है। जैसे एक तो कि जिस तरीके का डेटा पहले कलेक्ट करने के लिए ये 1920 का जो एक्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, ये अलाउ करता था फिंगर इम्प्रेशन, फुट इम्प्रेशन और फोटोग्राफ्स, इनकी ही कलेक्शन की बात करता था। पर अब ये जो नया बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें प्रोविज़न है, उसमें क्या कर दिया है, फिंगर इम्प्रेशन, पाम इम्प्रेशन, इसी तरीके से फुट इम्प्रेशन भी लिया जाएगा, फोटोग्राफ, आइरिस, रेटिना स्कैन, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल और उनका एनालिसिस भी किस चीज़ का आप देख सकते हो कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियरल एट्रीब्यूट क्या है, जैसे कि वो साइन कैसे करता है, उसकी हैंड राइटिंग क्या है, मतलब A to Z इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के प्रोविज़न इस बिल में किए गए हैं। और एक मेडिकल एग्जामिनेशन जो होती है CRPC के तहत, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, वो सारे प्रोविज़न यहाँ पर एज इट इज़ अप्लाई कर दिए हैं।
तो सवाल ये है कि ये जो वर्ड यूज़ हो रहा है ना यहाँ पर बायोलॉजिकल सैंपल्स को कलेक्ट करने का, इसको अच्छे से ना तो डिफाइन किया गया है। इसका मतलब जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगी वो किसी भी तरीके से बायोलॉजिकल सैंपल को इंटरप्रीट कर सकती है और कैसे भी एक इंडिविजुअल से डेटा डिमांड कर सकती है, चाहे फिर वो ब्लड सैंपल हो, चाहे हेयर सैंपल हो, या फिर डीएनए सैंपल्स की कलेक्शन की बात की जाए। तो ऐसे में यहाँ पर एक क्लैरिटी आनी चाहिए इस टर्म को लेकर के कि बायोलॉजिकल सैंपल में आप किन किन चीज़ों को वहाँ पर कंसिडर कर रहे हो। दूसरा, आज की परिस्थितियों में क्या है कि ब्लड सैंपल, हेयर सैंपल या फिर डीएनए सैंपल लिया जाता है, मतलब बायोलॉजिकल सैंपल अगर कलेक्ट करने हो पुलिस को, तो परिस्थिति आज की तो ये है कि मजिस्ट्रेट से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा लिखित में, ठीक है, रिटर्न अप्रूवल होगा, तब जा कर के इस तरीके के सैंपल्स आप कलेक्ट कर पाओगे। पर अब इस तरीके से अगर ये बिल पारित हो जाता है ना 2022 का, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं होगा, पुलिस जो है वो शुरू से ही ये डेटा कलेक्ट करने में लग जाएगी। सेकंड जो प्रोविज़न ये बताया जा रहा है, जो कंटेंशियस है या कहीं ना कहीं इशू आ रहा है, वो ये कि जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा उसमें आपने कुछ छूट दे रखी है। ये जो बिल है इसका सेक्शन 3 है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। तो बात ये है कि पुलिस सभी कैटेगरी के इंडिविजुअल्स को, मतलब आप कह सकते हो कि कुछ कैटेगरी के इंडिविजुअल्स को छोड़ करके बची हुई कैटेगरीज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रेशराइज कर सकती है कि आप अपना डेटा हमारे साथ शेयर करो, ठीक है। अब वो उसमें कैटेगराइजेशन जो था कल कि कौन से इंडिविजुअल्स हैं जिन पे ऑब्लिगेटरी होगा कि वो तो ये सैंपल्स देंगे ही। एक तो था विमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड जो कोई क्राइम हो या ऐसा क्राइम जिसके लिए सज़ा 7 साल या उससे ज़्यादा की हो, तो ऐसे केसेस में वो जो क्रिमिनल है या जो भी अक्यूज्ड है उसको डेटा शेयर करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ इनके अलावा जो दूसरे केसेस होंगे, उन केसेस में जो भी अक्यूज्ड है वो मना कर सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है कि मैं शेयर नहीं करूंगा डेटा। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि एक इंडिविजुअल वो कन्विक्ट है, कन्विक्ट का मतलब उसकी जो क्राइम है वो साबित हो गया है, या फिर एक इंडिविजुअल जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब हो गया कि जी आप इस तरीके से किसी को जेल में रख रहे हो कि अगर वो पब्लिक में रहेगा तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ऐसे में आपने उसको लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने से पहले ही जेल में बिठा दिया कि तू बैठ यहाँ पे, नहीं तेरी तो पब्लिक में जो घूमना फिरना है वो मुश्किल है हमारे लिए। इसके अलावा कोई इंडिविजुअल उससे श्योरिटी बॉन्ड लिए जाएं। श्योरिटी बॉन्ड का मतलब हो गया कंफर्मेशन लेना कि हाँ ठीक है मैं एग्री करता हूँ या पहले से कमिट करता हूँ कि मैं किसी भी क्राइम में आने वाले इन दिनों में ये आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा या फिर मैं अंडरग्राउंड रहूँगा, बाहर नहीं निकलूँगा, ऐसे करके कुछ कमिट अगर कर दिया हो तो उनसे भी क्या है, उनसे डेटा कलेक्ट किया जाएगा। बाकी जो पुलिस है वो अपनी तरफ से कुछ ये जो मैंने जो सेगमेंट बताया अभी आपको कि वुमेन एंड चाइल्ड केसेस, चाइल्ड से रिलेटेड क्रिमिनल केसेस, और दूसरा हो गया हमारा 7 साल या उससे ज़्यादा की जो कोई भी किसी के खिलाफ में प्रोसीडिंग चल रही है सज़ा की, तो उनको तो देना ही पड़ेगा डेटा। साथ में यहाँ पर जो कमियाँ रह गई वो है ये कि आपने 16 से 18 साल के जो लोग हैं, जुवेनाइल जिनको हम बोलते हैं, तो उनके लिए डेटा कलेक्शन के लिए आपने प्रोविज़न अच्छे से नहीं किए हैं। मतलब कुछ ना कुछ कमियाँ रह गई है, क्योंकि जब से निर्भया केस हुआ था 2012 में, तो उसके बाद में 18 साल से घटा करके जुवेनाइल की जो एज है वो 16 कर दी गई है। तो इस केस में 16 से 18 साल की जो उम्र में अगर कोई सीरियस ऑफेंस में कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व है तो उसका पर्सनल डेटा आप कलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, तो उसके लिए प्रोविज़न आपको क्लियरली करने की ज़रूरत थी। तो एक ही ये कमी भी बताई जा रही है। फिर ये कि डेटा कलेक्शन की आप बात कर रहे हो पर हमारे यहाँ पर कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ अवेलेबल नहीं है। 2019 से लेकर अभी तक 3 साल बीत गए हैं पर अभी तक भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में ही फंसा पड़ा है वो बिल। तो वो बिल जो है एक्ट में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, जिससे कि एक इंडिविजुअल का जो डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित जो हमारे लेजिस्लेशन होना चाहिए वो अवेलेबल हो सके। इसके आगे अब ये बिल अगर एक्ट में कन्वर्ट हो भी जाता है तो देखो फिर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक होगा, क्योंकि अभी बताया ना मैंने आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 दोनों में अभी कहीं ना कहीं इशू आ रहा है इस बिल को अगर देखा जाए तो इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट में जहाँ तक इसके अगेंस्ट में पिटिशन लगेगी वहाँ पर रिव्यू होगा, तब पता पड़ेगा कि क्या क्या इसमें और कमियाँ हैं। रही सही में अभी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के द्वारा
इसमें जो भी कमियां हैं ना, जो भी एम्बिगिटीज़ है, जो भी कमियां हैं या फिर जो भी अनक्लैरिटी वाली चीज़ें हैं उनको क्लियर किया जाए, तब जा कर के ये बिल अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। और एक प्रॉपर जो एक होता है ना कि डेटा कलेक्शन की आप बात कर रहे हो, तो वहाँ पर एक प्रॉपर प्रोविज़न होना चाहिए डेटा प्रोटेक्शन का भी। ठीक है, तो इस तरीके से बिल में जो कमियां थी वो हमने देख ली। बाकी कल वाला जो आर्टिकल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया, जरूर देखना आप उसको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है नॉट फार एनफ। आर्टिकल को लिखा है सुजन चिनॉय ने। इनका ये कहना है, जैसे कि आपको पता है अभी चाइना के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर और स्टेट काउंसलर वेंग ही, वो अभी इंडिया के विजिट पे आए 24-25 तारीख को। और वैसे इंडिया नहीं, साउथ एशिया के विजिट पे थे। और साथ में ये अपने आप में हाई लेवल की फर्स्ट विजिट थी चाइना की तरफ से, जब से हमारा जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है। ठीक है, लगातार हमारी आर्मी और चाइना की आर्मी आमने सामने खड़ी है। अब आप देखो कि ये जो विज़िट थी, इसमें वैंग जो हैं वो पहले पाकिस्तान की विज़िट पे जाते हैं, फिर अफ़गानिस्तान के विज़िट पे, इंडिया के विज़िट के बाद में फिर नेपाल के विज़िट पे जाते हैं। अब दिल्ली में आना उनके लिए जो पॉइंट था वो कुछ ऐसा कि कहीं ना कहीं एक शुरुआत की जाए कि गलवान में जो एक ब्लडी इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे जवानों की जान भी गई थी, उधर से चाइना के जवानों की जान भी गई थी। तो उसके बाद में ऐसी बात नहीं है कि एस जयशंकर जी से इनकी मीटिंग नहीं हुई है, मतलब हाई लेवल मीटिंग्स ऐसी बात नहीं है, नहीं हुई है, पर वो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे या कहीं और हुई है। इसका मतलब ये है कि चाइना अपनी तरफ से शुरुआत तो करना चाहता है बातचीत की, पर वही चीज़ है कि हम बातचीत करने के लिए हम रेडी नहीं है, क्योंकि हमने हमारा रेड सिग्नल बिल्कुल क्लियर दे दिया कि जी अगर आप सही तरीके से नहीं चलोगे और बॉर्डर डिस्प्यूट्स को अगर इसी तरीके से एस्केलेट करते रहोगे यूनिलैटरली, तो हम आपके साथ एंगेज नहीं करेंगे। देखो, चाइना और इंडिया के बीच में जो वॉर हुआ था ना 1962 का, उस टाइम के बाद में आप देखो 1980 तक हमारे बायलैटरल रिलेशंस बिल्कुल चौक थे, हमारी ज़्यादा एंगेजमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। फिर उसके बाद में 1998 में जब इंडिया ने सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण 2 अटल जी के टाइम पे, तो उस टाइम पर भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बातचीत है वो थोड़े दिन रुकी थी। पर आप देखो कि ये वो वक्त है कि इंसिडेंट हो गया, उसके बावजूद भी दोनों के बीच में बातचीत रुकी नहीं है, चाहे फिर वो मिलिट्री लेवल पे हो या फिर डिप्लोमेटिक लेवल पे। अगर ये फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की एंगेजमेंट की बात भी करें तो अलग अलग जगहों पर, जैसे दुशांबे में मीटिंग भी उनकी हुई थी, आमने सामने थे, दोनों ने बातचीत भी की थी। अब देखो, बात ऐसी है कि एंगेजमेंट्स तो रुकी नहीं है। मॉस्को में भी मीटिंग हुई है दोनों कंट्रीज़ की, ठीक है, और दुशांबे में भी मीटिंग हुई है 2021 में, SCO की इनकी जो समिट हुई है उसमें, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो हुई उसमें। ऐसे में एंगेजमेंट्स नहीं रुकी है, एक तो ये पॉइंट। दूसरी चीज़ क्या है कि जी चाइना जो है वो अभी जिस तरीके का एक ट्रेंड शो कर रहा है, जिसमें आप देखो कि इंडिया को ये रियलाइज़ कराना कि जी हम आपके साथ एंगेज तो करना चाहते हैं, पर हमारे पास में दूसरे और भी एंगेज करने के लिए दूसरी भी आपकी आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वो हमारे साथ किस तरीके से एंगेज करते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर CFM ऑर्गेनाइज कराई गई इस्लामाबाद में पाकिस्तान के द्वारा, और उसमें फिर ये वैंग जो है विजिट पे जाते हैं। और विजिट पे जाना कोई, आप कह सकते हैं ना, कोई सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि भाई पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन आपको पता है किस लेवल पे चल रहा है। पर वहाँ पर जो कश्मीर का मुद्दा उठाया है उसको लेकर के हमने हमारे कंसर्न्स थे हमने रेज किए हैं। पर यहाँ पर राइटर जो हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि चाइना के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर का इस तरीके से एंगेज करना अफगानिस्तान, पाकिस्तान या साउथ एशियन रीजन में और यूक्रेन में रशिया का फुल सपोर्ट करना, तो इन चीज़ों से क्या मैसेज देना चाहता है वर्ल्ड कम्युनिटी को, वो देखते हैं। नंबर 1 मैसेज तो ये देना चाहता है कि चाइना जो है वो एक बड़ी पावर बन चुका है और अब एक लीडरशिप के रोल में आ गया है। आप देखो कि यूक्रेन के मुद्दे पर और अफगानिस्तान के मुद्दे पर पैसिव रोल नहीं प्ले कर रहा है। आज अफगानिस्तान में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, उनमें से चाइना पहला ऐसा कंट्री है जिसके कोई हायर अथॉरिटी जो है वो विजिट पे आई है अफगानिस्तान में और तालिबान के साथ एंगेज कर रही है। तो ऐसे में एक तो अफगानिस्तान का मुद्दा, फिर यूक्रेन के पॉइंट की बात करें तो एकदम क्लियर स्टैंड है और रशिया का खुला सपोर्ट दे रहे हैं कि भाई रशिया को सिक्योरिटी कंसर्न था, इसलिए रशिया ने अगर अटैक किया तो कुछ गड़बड़ नहीं की। तो इस तरीके से क्या शो हो रहा है कि चाइना जो है वो इंटरनेशनली एक बिग पावर का रोल अख्तियार कर चुका है और ये चीज़ मैसेज के तौर पे डिलीवर करना चाहता है। सेकंड पॉइंट ये कि इसी साल में जून महीने में
ब्रिक्स की और RIC की मीटिंग होगी। तो बोला इसमें हमारी तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही है और ये मीटिंग जो है वो सक्सेसफुली हम कंडक्ट कराएंगे। इसमें रशिया और चाइना तो है ही, बाकी इंडिया का भी रोल आपको पता है इम्पोर्टेंट रहता है ब्रिक्स में। तभी तो चाइना के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर की जो विजिट हुई उसके बाद में रशियन फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है उनकी विजिट भी अभी ऑन द वे है। तो इस तरीके से क्या होता है कि चाइना मैसेज देना चाहता है कि हमारे पास में भी एक ग्रुप है सेपरेटली जो कि वेस्टर्न सिस्टम को चैलेंज कर सकता है या उसका सब्स्टिट्यूट है या उसको रिप्लेस करने के लिए हम रेडी हैं। थर्ड मैसेज ये देना चाहता है चाइना कि भाई इंडिया और चाइना दोनों के दोनों रशिया का जो ये अभी एग्रेशन दिखाया गया है यूक्रेन में, बोला उस इशू पर रशिया और चाइना और इंडिया दोनों सेम स्टैंड पर है। जबकि इंडिया ने सीधा सा कह दिया कि जी भाई हमने एब्सटेन किया है, वो हमारे पॉइंट्स हैं, आपके साथ में हमारा कोई कन्वर्जेंस नहीं है। आप ये सोचो कि कहीं हमारी एक जैसी सोच है, पर चाइना तो यही मैसेज देना चाहता ना कि भाई इंडिया भी हमारे साथ में ही खड़ा है रशिया के साथ में। ऐसा कुछ है नहीं। वैसे साथ में चाइना क्या शो करना चाहता है इस केस में कि चाइना और इंडिया ने दोनों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो एब्सटेन किया है रशिया के खिलाफ में, जो भी रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किए गए, तो उसमें यह है कि यूएस और इंडिया के बीच में यूक्रेन को लेकर के बहुत सारी गैप्स आ गए हैं और उन गैप्स को चाइना अपनी तरफ से हार्नेस करना चाह रहा है। तो जबकि ये बिल्कुल ये मैसेज क्या है जो हम देख रहे हैं, चाइना इस तरीके से शो करना चाह रहा है। चौथा पॉइंट, P5 कंट्रीज में से पहला कंट्री है जिसने अपना फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो है वो अफगानिस्तान में भेजा है जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, तब से पहली बार में। ठीक है, तो चाइना जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक रिस्पॉन्सिबल पावर के तौर पे अपने आप को इम्पोज करना चाह रहा है कि देखो यूएस तो किस तरीके से एक इररिस्पॉन्सिबल पावर के तौर पे, इररिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर के तौर पे भाग गया वहाँ से, और हम देखो कितने जिम्मेदार हैं, हम अभी भी तालिबान के साथ एंगेज कर रहे हैं और अफगानिस्तान के लोगों की वेलफेयर के एफर्ट्स कर रहे हैं। साथ में ये शो करना चाह रहा है कि अफगानिस्तान में या फिर एशिया की सिक्योरिटी में यूएसए का जो रोल है वो अभी बिल्कुल डाइल्यूट हो गया है, क्योंकि अब यूरोप में कंसर्न चल रहे हैं। इसका मतलब चाइना ये शो करना चाहता है कि भाई यूएसए के लिए यूरोप जितना इंपॉर्टेंट है उतना एशिया नहीं है, एक ये मैसेज देना चाहता है। पांचवा मैसेज ये कि OIC की जो ये अभी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है, इसमें चाइना ने ये कहा है कि जी इस्लामिक वर्ल्ड को लेकर के जो एक कह सकते हैं ना अनसर्टेनिटी बनी हुई है वर्ल्ड कम्युनिटी में, बोलो उसको हम करेक्ट करने के लिए रेडी हैं। हम एक सिंपैथेटिक बैकर, दैट मीन्स कि इस्लामिक कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। तो इस तरीके से ये 4-5 मैसेजेस जो हैं वो चाइना डिलीवर करना चाहता है वर्ल्ड कम्युनिटी को। अब ये मैसेज जो दिए हैं वो तो चलो अपनी जगह पे है, मैसेज अपनी अपनी तरफ से अपने अपने नैरेटिव्स हर कोई क्रिएट करता है, पर सवाल यह है कि इंडिया की जो विजिट हुई है उसमें क्या। तो हमने तो सीधा बोल दिया कि भाई जब तक बॉर्डर एरियाज़ में जो इश्यूज़ हैं वहाँ पर अगर आप डिसएंगेज नहीं करोगे तो बोला हम आपके साथ में और दूसरे सेगमेंट्स में, चाहे फिर वो आप ब्रिक्स की मीटिंग की बात करो कि वहाँ पर इन पर्सन मीटिंग के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे पहुँचे, या RIC की जो मीटिंग होने वाली है साइडलाइंस में उसमें आप हमें एंगेज करवाना चाहते हो, या फिर जो वीज़ा इशू करने का इशू आ रहा है कि हाँ जो स्टूडेंट्स हैं जो चाइना में एजुकेशन के लिए जाते हैं इंडियन स्टूडेंट्स, उनको आप हेल्प करना चाहते हो। तो सवाल ये है कि पहले आप बॉर्डर इशू को क्लियर करो। साथ में जो जितना ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है उस ट्रस्ट डेफिसिट को जब तक चाइना रिक्रिएट नहीं करेगा इंडिया शायद ही उसके साथ में एंगेज करे। ठीक है, चाइना जो है वो कोशिशें कर रहा है कि कैसे भी करके इंडिया के फेवर को ले लिया जाए। वैसे अगर देखा जाए ना तो रशिया को जिस तरीके से चाइना ने ओपनली सपोर्ट किया है ना, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। बेशक हमारे लिए टाइट रॉप वॉक है कि भाई हम रशिया को कैसे सेटल करें या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हमारी एंगेज है। देखो प्रिंसिपली सैद्धांतिक तौर पे अगर देखें तो हमारी जो अलायंस है या फिर हमारा जो सोचने का तरीका है वो यूक्रेन क्राइसिस में वेस्टर्न कंट्रीज़ के हिसाब से है। पर अगर हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करें या फिर हमारी जो एंगेजमेंट्स हैं या हमारी डिपेंडेंसी है जो रशिया पे, उसके चलते अगर हम देखें तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोच रहे हैं कि हम सीधा रशिया को ओपनली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते।
वैसे कल का स्पीच मैंने देखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जिसमें ये कह दिया कि डिफेंस सेक्टर में हम आत्मनिर्भर जल्दी से जल्दी बने, जिससे कि हम किसी भी देश के भरोसे ना बैठें, और हमें जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में हमारे एक्शन लेने हैं, हम उन एक्शंस को लेने से पहले सोचे नहीं, और सोचे भी तो सिर्फ इतना सोचे कि हमारा भला किस में है और हमारे इंटरेस्ट और हमारा जो आइडिया है वो दूसरे किन किन कंट्रीज़ के साथ मैच करता है, उन्हीं के साथ मिलकर के हम काम करें। ठीक है, इसके आगे अगर देखें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात कर लो या कॉर्ड की बात कर लो, इन दोनों सेगमेंट्स को लेकर के चाइना और इंडिया आमने सामने है। कारण क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंडिया ने बिल्कुल डिस्कार्ड किया, क्योंकि इसकी एक ब्रांच जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाती है, जो कि हमारा इंटीग्रल पार्ट है। जबकि उसमें से ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पास किया गया, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट से ना तो कंसल्ट किया और ना कॉन्फिडेंस में लिया गया। तो इंडिया ने बोला, डिस्कार्ड कर दिया कि बोले इस तरीके से आप यूनिलैटरली एक्शन लोगे तो हम आपके साथ एंगेज नहीं करेंगे, पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट में तो कम से कम। दूसरा, इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके से एग्रेशन दिखा रहा है चाइना, उसको काउंटर करने के लिए जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप, उसमें इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये चारों कंट्रीज एक दूसरे के साथ एंगेज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि चाइना जो है वो इंडिया के बिल्कुल सामने है, कॉन्फ्रंट कर रहा है। फिर बात आ जाती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करो या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर की मीटिंग की बात कर लो, उसमें कश्मीर इशू को लगातार चाइना का उठाना। तो इसमें क्या है कि चाइना जो है वो कैसे भी करके पाकिस्तान की बातों में आकर के ये मुद्दे तो उठा रहा है, पर इसके चलते एक और अपना टारगेट है उसको फुलफिल कर रहा है। वो क्या है कि देखो, चाइना ने, आपको पता है अक्साई चिन जो हमारे अगर हम जम्मू कश्मीर का अगर मैप देखें तो जो इधर वाला पोर्शन है, ये पोर्शन चाइना ने इलीगली 1962 के बाद से अभी तक ऑक्यूपाई कर रखा है। और दूसरा, यहाँ पर सक्सम वैली है, वो सक्सम वैली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड गिलगिट बाल्टिस्तान का ही पार्ट था, और उस सक्सम वैली को गिफ्ट कर दिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा चाइना को। तो ऐसे में अक्साई चिन और सक्सम वैली दोनों अभी इलीगल तरीके से चाइना की गिरफ्त में है, और चाइना इन दोनों को पाकिस्तान के थ्रू हाईलाइट करना चाह रहा है कि जी कश्मीर मुद्दा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए, जबकि कश्मीर क्या है, इंडिया का इंटीग्रल पार्ट। अब आप देखो, पॉइंट ये है कि जब हमारे सेंसिटिव इश्यूज़ को चाइना जो है वो अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऐसे उठाएगा, तो चाइना कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि हम उसकी वेलकम करेंगे और हम उसको कहेंगे कि हाँ जी आप जो चाहते हो वो चीज़ हो जाएगी? ऐसा हो नहीं सकता ना। दूसरी तरफ अगर सिंजियान प्रोविंस की बात करें, तो वहाँ पर जो इस्लामिक सिविलाइजेशन, जिनको हम वीगर मुस्लिम्स बोलते हैं, उनके साथ में जो एट्रोसिटीज़ हो रही है, इंडिया भी तो उन मुद्दों को उठा सकता है ना, पर इंडिया ने अभी तक इस तरीके के मुद्दों को नहीं उठाया। उल्टा चाइना के इंटरनल इश्यूज़ को हमने अवॉइड किया है। ठीक है, और हम ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि चाइना इस तरीके की बातें ना करें। ठीक है, साथ में चाइना इस तरीके से कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान में जाकर के हाईलाइट करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वीगर मुस्लिम का जो मुद्दा है उसको दबाने की कोशिश कर रहा है कि भाई इस्लामिक कंट्रीज में जाकर के हम इस्लाम की बात को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसे में हम कैसे बुरा चाह सकते हैं किसी भी इस्लामिक ग्रुप का। तो ये एक क्या नैरेटिव क्रिएट करने का एक ये भी तरीका है कि वीगर मुस्लिम्स के साथ में जो एट्रोसिटीज़ हैं उससे नज़रें भटकाई जाए इस्लामिक वर्ल्ड की। तो सवाल क्या आ जाता है कि चाइना केवल और केवल नैरेटिव क्रिएट करने में लगा हुआ है। अभी यूक्रेन क्राइसिस की बात करें तो आज चाइना बिल्कुल ओपनली जितना रशिया का सपोर्ट कर रहा है, उसके चलते बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है चाइना को, खुद को भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, अगर उसकी रेपुटेशन की बात की जाए तो। दूसरी तरफ नेपाल की बात करो, नेपाल की विजिट पे भी अभी गए हैं ये जो वेंगी हैं, इनके पहले अभी देखो नेपाल की पार्लियामेंट ने 28 फरवरी 2022 को $500 मिलियन की जो यूएसए की सपोर्ट, यूएस गवर्नमेंट के द्वारा जो एड प्रोग्राम दी गई है, सहायता दी गई है, जिसको बोला जा रहा है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन। दैट मीन्स कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो आप देखो कि बीआरआई का मेंबर ऑलरेडी नेपाल है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक्सेप्ट कर रखा है, और वहां पर यूएसए का इन्वेस्टमेंट भी अब नेपाल की पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये भी चाइना के लिए एक शॉक से कम नहीं है, क्योंकि चाइना ने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए थे कि कैसे भी करके यूएसए का इन्वेस्टमेंट नेपाल में ना आए। बट नेपाल ने ये जो डिसीजन लिया है, ये एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए लिया है। क्यों? क्योंकि चाइना अगर अपनी डोमिनेंस क्रिएट करे तो वहाँ पर यूएसए का इन्वेस्टमेंट भी हो तो कहीं ना कहीं अपने आप को वो डिफेंड कर पाएगा। इसके आगे देख सकते हो
कि चाइना के कुछ स्कॉलर्स ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि आप इंटरनेशनल अफेयर्स में आप खुद अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट को ध्यान में देख करके और फिर बाद में कोई डिसीजन लो। तो बोला यूएसए के प्रेशर होने के बावजूद भी इंडिया ने, मतलब दिल्ली ने, मतलब भारतीय सरकार ने बिना किसी प्रेशर में आए अपने डिसीजन लिए जो कि चाइना की पॉलिसीज के से मैच करता है। पर यहाँ पर पॉइंट क्या आ रहा है कि भाई आपकी जो मिलिट्री टाइज है चाइना के साथ में, या साउथ एशिया की बात करो, या इंडियन ओशियन रीजन में जिस तरीके से आप एग्रेशन दिखाते हो, उन चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि न्यू दिल्ली और बीजिंग की यहाँ पर कन्वर्जेंस आ रही है? हमने जो स्टैंड लिया है वो हमारा खुद का सोचा हुआ स्टैंड है, ठीक है। वहाँ पर चाइना से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ना हमारा कोई रशिया से इतनी कोई दुश्मनी है, ना वेस्ट के स्टैंड से हमें कोई प्रॉब्लम है। हमें हमारे इंटरेस्ट को देखते हुए हमने हमारा स्टैंड लिया है। बस कोइंसिडेंटली चाइना का स्टैंड और इंडिया का स्टैंड जो है वो क्या कर गया, मैच कर गया, बस, बाकी और कुछ नहीं है। अब देखो बात ऐसी है कि ब्रिक्स की 19th मीटिंग होने वाली है, ठीक है, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर की और आरआईसी की भी मीटिंग होने वाली है चाइना में इसी साल में। तो पॉइंट क्या है कि हम इसमें अगर अटेंड करने जाते हैं तो इसका क्या मैसेज हम देना चाहते हैं और क्या हमारा सोचना रहेगा, तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, कि वाकई में इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, क्या नुकसान होएगा। तो पॉइंट क्या है कि एक तो देखो मीटिंग अटेंड होने के बाद में हमें पता पड़ेगा कि इसके क्या तो मायने थे, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। दूसरी तरफ पॉइंट अब ये है, क्वेश्चन आपके लिए, कि इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए इंडिया अगर जाता है तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। अगर इंडिया अटेंड करने के लिए नहीं जाता तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। इस पे आप डिबेट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट, अपने ओपिनियन दे सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आत्मनिर्भर इंटरनेट। देखो राइटर हैं भास्कर चक्रवर्ती। इसमें पूरी जो स्टोरी बताई हुई है उस स्टोरी को तो मैं समअप करूंगा और लास्ट में फिर जो मेन थीम्स बता रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम टू द पॉइंट बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, राइट। बात ऐसी है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर का भी रिसेंटली एक इंटरव्यू आता है। इस इंटरव्यू की हमने बात भी की थी, हमारा जो इकोनॉमी पेज पे डिस्कशन था उसमें, और उसमें इन्होंने क्या कहा कि रशिया में जिस तरीके से जो बड़ी डिजिटल कंपनीज हैं, इन्होंने एक तरीके से रशिया में अपनी एक्टिविटीज़ इस तरीके से की है कि वहाँ की सरकार को दबाव में लाया जाए। एक तरीके से बिग टेक्निकल कंपनीज ने अपनी जो एक ब्रॉड बेस है उसका वेपनाइजेशन किया, उसको हथियार की तरह यूज़ किया और रशियन गवर्नमेंट को लगातार दबाव में लाने की कोशिश की। तो बोला हमें इससे लर्निंग्स लेनी चाहिए और ज़रूरी है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट का जो सिनेरियो है हमारे देश में, वहाँ पर हम एक आत्मनिर्भरता की तरफ पहुँचे, जिससे कि ये जो इंटरनेशनली जो डिजिटली ये जाइंट कंपनीज हैं ये अपनी दादागिरी ना चला सके। अब सवाल यहाँ पर क्या है कि इस सिनेरियो में जो आउटकम, जो पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है मिनिस्टर के द्वारा, वो ये कि ये अपनी मनमानी के चलते गवर्नमेंट को प्रेशर में ला सकती हैं। कौन सी बड़ी कंपनियां, जैसे आप ट्विटर का नाम सुनते हो, फेसबुक है, यूट्यूब है, या फिर गूगल हम जिसको बोलते हैं, ये कंपनियां हैं, अमेजोन हो गई, तो एप्पल हो गई। बोले ये कंपनीज कहीं ना कहीं प्रेशर में ला सकती है गवर्नमेंट को, तो हमें भी इसके लिए थोड़ा सा रेडी होने की ज़रूरत है। तो इंटरनेट में हमें आत्मनिर्भरता लाने की बात है। तो राइटर जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि भाई एक तो आप ये देखो कि व्लादिमीर पुतिन ने जो एक्शन लिया है वो कितना जस्टिफाइड है ग्राउंड्स पे। हम मानते हैं कि हमें आर्म सप्लाई मिलती है, हमें हाइड्रोकार्बन्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमें फॉसिल फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी राज कपूर की जो मूवीज़ है वो बहुत फेमस है रशिया में। इंडिया और रशिया को ये तीनों चीज़ें मिलकर के बहुत ज़्यादा टाइज में लेकर के आती है, क्लोज रिलेशनशिप पे लेके आती है। पर सवाल ये है ना कि वहाँ पर कैसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है। आज जिस तरीके से रशिया ने यूनिलैटरली एग्रेशन दिखा करके यूक्रेन में अटैक किया, तो इंडिया ओपनली उस चीज़ को क्रिटिसाइज भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसी है रशिया पे, या हमारी जो रिलेशनशिप है उसमें हम रशिया को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। इवन उल्टा हम ये कह रहे हैं कि ये जो डिजिटल जाइंट कंपनीज हैं ये वहाँ पर सरकार को दबाव में लाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म्स को वेपनाइज कर रही है। तो ऐसे में हमें आत्मनिर्भरता लाने की ज़रूरत है। तो सवाल ये है कि रशिया ने जो इन्वेजन किया है ना यूक्रेन में, इसको क्रिमिनलाइज या क्रिमिनल एक्ट के तौर पे देखा जा रहा है।
अब क्रिमिनल एक्ट को अगर आप इस तरीके से देखोगे कि जी वहां पर कोई भी प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों की बेस अच्छी खासी है, पकड़ बहुत अच्छी खासी है, और उनको अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो वो गलत हो गया। जबकि मीडिया का काम क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक तरीके से मौका देना कि भाई कोई भी फील जो कर रहा है वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके। तो जिस तरीके से इंटरनेट को अपने हिसाब से सरकारों के द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, जैसे कि चाइना की बात कर लो, नॉर्थ कोरिया की बात कर लो, अब रशिया भी उसी लाइन में लग चुका है। क्या उसी लाइन पे हम भी चलना चाहते हैं कि हमारे मन में आए तब हम इंटरनेट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दें? इवन हमारी सरकार के कदम अगर कोई गलत भी हो तो उन गलत कदमों को कोई क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता। इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब ये कि अगर स्विफ्ट जैसी सर्विसेज से अगर इंडिया को साइड कर दिया जाए तो इंडिया जो है वो एक अपना सेपरेट प्लेटफॉर्म तैयार कर ले जिससे कि इंटरनेशनल लेन देन में प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि आज रशिया पे जो इलेक्ट्रॉनिक या फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस जो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा लगाए गए हैं, इसी के चलते तो कहीं ना कहीं हम अलर्ट हो रहे हैं कि भाई आत्मनिर्भर इंटरनेट हम लेकर के आए। तो सवाल क्या है कि भाई हम स्विफ्ट के लिए ऑल्टरनेट लेकर के आना चाह रहे हैं। दूसरी जो डिजिटल जाइंट कंपनीज है, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर जो ट्विटर है, इनके रिप्लेसमेंट के तौर पे हम लोकली कुछ तैयार करना चाह रहे हैं जिससे कि हमें ये कंपनियां कभी आगे ब्लैकमेल ना करें हमारी सरकारों को। तो सवाल ये है कि क्या आप एक रशिया की तरह एक्शन लेकर के और फिर बाद में इस तरीके की डिफेंस की बात कर रहे हो? तो पहली चीज़ तो ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चन में आ गया। राइटर जो है वो कॉन्टेक्स्ट पे ही हाईलाइट कर रहे हैं कि हाँ ज़रूरत है बेशक कि हमें इंटरनेट फैसिलिटी हमारे हिसाब से तैयार कर लेनी चाहिए, पर सवाल यह है कि आप किस कंटेक्स्ट में उठा करके बात कर रहे हो। कि कल को ने क्या इंडिया भी किसी पे एग्रेशन दिखाने की बात कर रहा है क्या? क्या इंडिया किसी पे अटैक करने की सोच रहा है क्या? ऐसा शायद तो नहीं है, ठीक है। पर दूसरी तरफ अगर देखें तो जिस तरीके से चाइना और नॉर्थ कोरिया और रशिया अपनी मीडिया हाउसेस को रेगुलेट करते हैं और अपने नैरेटिव्स कि हाँ भाई हम बिल्कुल सही हैं, जो भी रशिया ने अभी किया है वो इसलिए किया है क्योंकि रशिया को डर था कि नेटो की फोर्सेस अटैक कर सकती थी और रशिया ने अपने डिफेंस के लिए ये अटैक किया है। तो इन चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए रशियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से लोकल मीडिया हाउसेस को मैनिपुलेट करती है। जब मैनिपुलेशन ही जब सरकार करने लग गई तो कहाँ पर आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो मेंटेन रह पाएगा? एक इंडिविजुअल अपनी फील को कैसे एक्सप्रेस कर पाएगा? तो सवाल क्या आता है कि आर्टिकल 19 के तहत मीडिया को जो हम राइट देकर के चलते हैं ना, वो राइट्स यहाँ पर अंडरमाइन हो जाएंगे अगर इस तरीके से रशियन या चाइनीज़ या नॉर्थ कोरियन ट्रेंड पे ही अगर हमने कंटिन्यू कर दिया। मतलब ये कि वो मीडिया हाउसेस जो गवर्नमेंट के हिसाब से चलेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कंप्लाई करेंगे, वो तो एकदम खुशी खुशी आराम से अपने परफॉर्मेंस देते रहेंगे। और जिन मीडिया हाउसेस ने अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दिया तो उनको आप रोक दोगे, तो फिर डेमोक्रेसी के नाम पर रह क्या जाएगा इंडिया में? तो ये कुछ कंसर्न्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो सवाल क्या है कि भाई इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला जाए जिससे कि यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेथी के जो स्टेट मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर, उनको क्या करने की ज़रूरत है? बोला 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को एड्रेस कर लेंगे तो ऐसा कुछ सोचने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इंटरनेट क्या है बेसिकली? इंटरनेट पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ग्लोबल विलेज के तौर पे कन्वर्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज इंटरनेशनल ट्रेड की बात करो, इन जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी बात कर लो, और इंटरनेट की बात कर लो। ये तीनों चीज़ें मिलकर के जितना इंटीग्रेट करती है ना पूरी दुनिया को, शायद ही कुछ और इंटीग्रेट करे। क्यों? हर एक नेशन स्टेट में उनकी कल्चर, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी लैंग्वेज, ये सब डिफरेंट होती है। इवन इंडिया में भी आज कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरनेट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी किस चीज़ की है कि भाई डेमोक्रेसी किसके लिए स्टैंड करती है? कि एक मीडिया जो है वो आइडियाज़ पे डिस्कशन करे, अगर कहीं पर भी कोई डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही हो उसको करेक्ट किया जाए, राइट? ऐसा नहीं कि हाँ भाई आप उनको बिल्कुल ही दबा दो, बिल्कुल ही उनका गला घोट दो। तो पॉइंट क्या है कि प्रॉपर रेगुलेशंस लेकर के आओ। रेगुलेशन ऐसे होने चाहिए जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है वो तो प्रिजर्व रहे, पर हाँ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी आप उस पर लगा सकते हो। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, आप आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर इंटरनेट की आप बात कर रहे हो, तो बोले ये एक तरीके का ऑक्सीमोरन है। दैट मीन्स कि हम चाहते क्या है और बोल क्या रहे हैं, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। कैसे? इंटरनेट काम क्या करता है? ग्लोबली सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करता है।
इसमें नॉलेज एक्सचेंज भी होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी होता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनविसाज्ड है। और दूसरी तरफ आप एक आत्मनिर्भर इंटरनेट लाना चाह रहे हो जिसमें कि गवर्नमेंट की पकड़ ज़्यादा से ज़्यादा हो और गवर्नमेंट अपने मन में आए जैसे मीडिया को रेगुलेट कर सके, मैनिपुलेट कर सके। तो क्या फिर वाकई में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेंटेन हो पाएगा? एक ये चीज़ हो गई। तीसरा पॉइंट ये कि भाई हमें सेल्फ रिलायंस लानी है ना, तो आप ये जो डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए रशिया पे डिपेंडेंट हो, हाइड्रोकार्बन्स के लिए जो रशिया पे डिपेंडेंट हो, इसका सॉल्यूशन निकालो। आप आत्मनिर्भरता डिफेंस प्रोडक्शन में लेकर के आओ। आप हाइड्रोकार्बन्स पे डिपेंडेंसी के बजाय आप इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ड जो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड जो प्लांट है उनको प्रोमोट करो, जिससे कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हम ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर कर सकें और बाद में डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस को। तो यहां पर ये 3 पॉइंट बताए जा रहे हैं कि भाई आप आत्मनिर्भर इंटरनेट जो लाना चाह रहे हो, जिसमें कि रशिया ने जिस तरीके से काम किया है या रशिया को जो चैलेंजेस देखने को मिले इंटरनेट की वजह से, उन चैलेंजेस को आप पहले से ही खुद के लिए परसीव कर रहे हो, तो ऐसे में आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंसर्न्स थे, कुछ सजेशंस थे कि मीडिया का क्या रोल हो सकता है, वो हमने देखा। आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है यूक्रेन लेसन फॉर नेटो। देखो आर्टिकल को लिखा है एस के सैनी जी ने। शुरुआत वही रिपीट हो रही है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, नया जो है इस आर्टिकल में वो मैं बताता हूँ। वो ये है कि नेटो का आर्टिकल 4 है, नेटो एग्रीमेंट जो है ना 1949 का, उसका आर्टिकल 4 है, जिसमें सीधा ये लिखा हुआ है कि आप देख सकते हो कि अगर किसी की, ये जो नेटो मेंबर्स हैं, इन नेटो मेंबर्स में से किसी की भी एक की भी टेरिटरी पे कोई दूसरा कंट्री अगर अटैक करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सारे कंट्रीज़ मिलकर के उसको डिफेंड करेंगे। या फिर ये कह दो कि सभी जो कंट्रीज़ हैं जो कि नेटो के मेंबर्स हैं, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उनकी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और उनकी सिक्योरिटी, इन सब को सिक्योर करने के लिए सारी पार्टीज़ एक साथ काम करेंगी अगर किसी भी एक पार्टी को प्रॉब्लम होती है तो ये चीज़ अभी बहुत ही कम इन्वोक की जा रही है 1991 के बाद में। अभी रिसेंटली अगर देखें तो 2020 में ये पहली बार इन्वोक हुआ था, मतलब इन दिनों में हुआ था रिसेंटली, पहली बार तो क्या, फरवरी 2020 में, जब सीरियन गवर्नमेंट की फोर्सेस ने टर्की के कुछ 12 मतलब डॉजन्स, मतलब कुछ मान लो 20-25 सोल्जर्स को मार दिया था। तो टर्की क्या है, नेटो का ही मेंबर है, राइट। तो ऐसे में आप, और कहाँ पे, अटलांटिक ओशंस की वाले रीजन में। तो इस टाइम पर आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट टाइम, ये मतलब रीसेंट टाइम में इकलौता ऐसा इंसिडेंट है जब नेटो का ये आर्टिकल 4 जो है वो इन्वोक किया गया था। अभी यूक्रेन की बात है तो यूक्रेन देखो नेटो का मेंबर नहीं है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्या कह दिया, हम नेटो में एंट्री नहीं लेंगे लड़ाई को लेकर के। और दूसरा, नेटो की टेरिटरी का एक एक इंच है उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे। नेटो की अगर बात करें तो यूक्रेन से जो बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज़ हैं, जैसे हमने कल मैप देखा था सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ का, जिनमें आप देख सकते हो पोलैंड आ गया, पोलैंड के बाद में स्लोवाकिया आ गया, रोमेनिया आ गया। ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने नेटो को ज्वाइन कर रखा है। तो इस केस में वहाँ पर पूरी प्रोटेक्शन के लिए अपनी तरफ से काम करते रहते हैं, जो लगातार एफर्ट्स रहते हैं कि हाँ भाई कैसे भी करके इस एरिया को तो हम प्रोटेक्ट कर लेंगे। और वहाँ पर आपको पता भी है कि पोलैंड जो है अपनी तरफ से एग्रेसिवली पार्टिसिपेट भी कर रहा है। यही चीज़ कल हमने डिस्कस की थी, एट द सेंटर पोलैंड। क्यों? क्योंकि पोलैंड की टेरिटरी सीधी की सीधी बॉर्डर शेयर कर रही है यूक्रेन के साथ में। पोलैंड ने 20 लाख के लगभग जो इमिग्रेंट्स हैं उनको अपने यहाँ पे शरण भी दी है, रिफ्यूजीज़ को शरण भी दी है। और पोलैंड जो है उसने ऑफर भी किया था कि भाई मिग फाइटर्स हम सप्लाई करें यूक्रेन को, जिससे कि वो रशिया के अगेंस्ट में एक डेटरेंस का काम करें, रशिया को एग्रेशन से पहले सोचने पे मजबूर करें। बट उधर से जैसे ही ये पोलैंड ने स्टेटमेंट दिया तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने क्या बोला, अगर किसी ने भी सपोर्ट दे दिया यूक्रेन का तो ये मान लो कि फुल फ्लेजेड वॉर होगा और आपने अपनी ज़िंदगी में, अपनी पूरी हिस्ट्री में जो एक्सपीरियंस नहीं किया है ना बर्बादी का, उससे भी बुरा हम आपको एक्सपीरियंस करवाएंगे। तो ये धमकी आ गई उधर से। 2014 में क्रीमिया को जब टेक ओवर किया था ना, तभी अलर्ट होने की ज़रूरत थी। सबसे पहली चीज़ तो क्या कि जो नेटो मेंबर्स में आज के टाइम पे जिस तरीके की डिप्लॉयमेंट आज दिखा रहे हैं यूएस की लीडरशिप में नेटो मेंबर्स, तो वो चीज़ क्रीमिया के टाइम से ही कर देनी चाहिए थी। क्रीमिया को टेक ओवर किया था तभी कर देनी चाहिए थी। नहीं तो क्या होगा, अभी रशिया को पता था कि नेटो मेंबर्स रेडी नहीं है,
यूक्रेन को इन्वेड कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब अगर वहाँ पर पोलैंड वाले एरिया में या फिर नेटो टेरिटरीज में ये डिप्लॉयमेंट पहले कर दिया होता तो रशिया 100 बार सोचता अटैक करने से पहले कि भाई कहीं अगर गलती से भी ये नेटो वाले अगर एग्रेसिव हो गए तो ये फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। पर वही चीज़ है कि टाइम पे जो डेटरेंस क्रिएट करने का तरीका होता है ना, वो नेटो ने नहीं किया और उसका भुगतान अभी यूक्रेन भुगत भी रहा है। और साथ में रशिया भी खुली धमकी दे रहा है। क्यों? अब यूक्रेन को पूरे एरिया पे बहुत हद तक रशियन आर्मी ने कैप्चर भी कर लिया है। ठीक है। दूसरा जो है इस नेटो एग्रीमेंट का आर्टिकल 5, वो ये कहता है कि सभी नेटो कंट्रीज एक साथ मिलकर के लड़ाई करेंगे अगर किसी एक पे अटैक होता है। एक तो क्या हो गया, सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, इनकी बात हो गई। और दूसरी तरफ अगर किसी पे अटैक होता है तो ये सारे कंट्रीज मिलकर के फाइट करेंगे अगर किसी भी एक नेटो मेंबर पे अटैक होता है। तो ये आर्टिकल 5 कब यूज किया गया था? जब 9/11 अटैक हुआ था यूएसए पे, टेररिस्ट अटैक। ठीक है, तब नेटो की फोर्सेस गई थी अफगानिस्तान में लड़ने के लिए। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, यूक्रेन फिर से क्या हुआ, एक मेंबर नहीं है, तो यूक्रेन पे अटैक होने के बावजूद भी कोई वहां पर डेटरेंस या फिर कोई कहता ना कि रशिया के मन में कोई डर ही नहीं था। तो मैसेज जो मैसेज जा रहा है ना यहाँ से, वो ये कि भाई आप पहले से आर्मरी सप्लाई दे सकते थे। क्योंकि क्रीमिया को टेक ओवर जब किया तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं नेटो को क्या सीखने की ज़रूरत है कि जब इस तरीके के इंसिडेंट आए तो आप पहले से अपनी नेटो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट अपनी टेरिटरी में कर दो प्रॉपर। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है कि यूक्रेन को यहाँ पर अभी आर्म्स की कमी पड़ रही है, तो वो जो सप्लाई आज आप दे रहे हो वो सप्लाई आप पहले दे देते, क्योंकि वहाँ के सिटीजन्स आज पहली बार हथियार उठा करके अपनी टेरिटरी, अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो वो चीज़ आप पहले दे सकते थे, चाहे फिर वो सरफेस टू एयर मिसाइल हो, एंटी टैंक वेपन हो, या जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिनको ड्रोन्स बोलते हैं, या लेज़र जैमिंग इक्विपमेंट्स हैं, इन सब को हम पहले बोले सप्लाई करके नेटो सपोर्ट दे सकता था यूक्रेन को। जो कि आज जिस तरीके से यूक्रेन के लोग लगातार लड़ाई कर रहे हैं और आज 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम बीत चुका है, अभी तक भी यूक्रेन हार मानने के लिए रेडी नहीं है। तो इस केस में उनको सपोर्ट अगर पहले मिल जाता तो रशिया शायद 1000 बार सोचता कि भाई अटैक करना है या नहीं, और अटैक कर भी दिया होता तो वहाँ पर यूक्रेन इस तरीके से पस्त नहीं पड़ता अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने की ज़रूरत नहीं है, केवल बातें करने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क जब सिग्नल आ जाए ना तो आप कैलकुलेटेड रिस्क ले लिया करो। नहीं तो क्या होगा कि आज जिस तरीके से ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपना मिलिट्री के लिए जो बजटरी एलोकेशन बिल्कुल बंद कर रखा था, वो अब ऑल ऑफ सडन बजटरी एलोकेशन बढ़ा रहे हैं। ये तो वो बात हो गई, आग लगने के बाद कुआं खोद रहे हो। अरे भाई कुआं पहले खोद के रखते ना, आप बजटरी एलोकेशन पहले दे के रखते कि भाई रशिया अगर कहीं पे कोई एग्रेशन दिखाए तो हम भी रेडी हैं भाई काउंटर करने के लिए। तो पॉइंट क्या है, बातें करने से कुछ नहीं है। यहाँ पर जो भी परेशानियां यूक्रेन के लोग देख रहे हैं उससे बचा जा सकता था अगर नेटो पहले से प्रिपेयर होता तो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो इस डिस्कशन में ये जो आर्टिकल्स थे वो हमने देख लिया। थैंक यू वेरी मच।